हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आइटम राइटिंग। इसमें हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है आइटम का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कितने तरह के हमारे पास आइटम्स होते हैं। तो हर एक चीज़ को डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले हमें आइटम का मीनिंग समझना है कि जैसे कोई भी टेस्ट होता है तो उसके अंदर हमारे पास आइटम्स होते हैं। तो आइटम्स होता क्या है? सो इट इज़ अ सिंगल टास्क और अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन या फिर एक ऐसा टास्क होता है जिसको हम उससे छोटी यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। सो ये एक अर्थमेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई टास्क भी हो सकता है, कोई मैकेनिकल पजल भी हो सकता है, एंड ऑल कैन बी एन आइटम। ये सारी कुछ आइटम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक जो क्वेश्चन होगा वही आइटम होगा। किसी तरह का अगर हमारे पास टास्क दिया हुआ है तो वो भी एक तरह का आइटम है। अगर कोई पजल दे रखा है तो इट इज़ अ क्वेश्चन और इट कैन बी अ टास्क एज वेल। ओके। सो ये हमारा एक आइटम होता है। अब एक आइटम की करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? तो सबसे पहले इट शुड बी फ्रेज्ड इन सच अ मैनर दैट देयर इज नो एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग इट्स मीनिंग फॉर बोथ द आइटम राइटर एज वेल एज एग्जामिनी। अब जो भी हम आइटम लिखें तो उस आइटम को इस तरह से हमें फ्रेज करना होगा कि जो मीनिंग निकले वो सेम निकले। उसके अंदर कोई भी ऐसे ना हो कि उसका हमें मीनिंग ही क्लियर नहीं हो रहा कि वो क्वेश्चन पूछ कह रहा है और अगर मान लो उसका मीनिंग निकल रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आइटम राइटर उसका कुछ और मीनिंग निकाल रहा है और जो टेस्ट देगा वो कुछ और मीनिंग निकाल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई किसी तरह की एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल क्लियर फ्रेज किया होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से उसको नोट डाउन होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा क्या है? इट शुड नॉट बी टू ईजी और टू डिफिकल्ट। कि आइटम इतना बिल्कुल ही आसान भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर है इट शुड हैव डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। अब डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हम आइटम एनालिसिस में भी डिटेल में करेंगे, बट एक बार हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का मतलब क्या है। जैसे सपोज करते हैं कि आपकी एक क्लास है, ठीक है, और क्लास में हुआ टेस्ट। ठीक है। अब क्लास में हमारे पास हर एक तरह के इंडिविजुअल होते हैं। जिन्होंने उस टेस्ट के बारे में नहीं पढ़ा वो भी होंगे और जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी होंगे, एवरेज भी होंगे। हर एक तरह के इंडिविजुअल्स होंगे। और अब हम बोलते हैं कि अगर जो आइटम है उसमें डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होनी चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का मतलब ये है कि क्वेश्चंस है वो इस तरह से फ्रेम करे कि जिनको उस टेस्ट के बारे में आता हो और जिनको नहीं आता हो उनके बीच में डिफ्रेंसिएशन हो। अब कैसे? कि जैसे सपोज करो हमने इतना आसान क्वेश्चन दे दिया कि उसको हर एक इंडिविजुअल कर सकता है। यानी कि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, यानी कि जो बिल्कुल क्लास में नहीं पढ़ता वो भी उस आंसर को उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है और जो हाईली इंटेलिजेंट है वो भी उस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। तो ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके कि किसके अंदर एक क्वालिटी है और किसके अंदर नहीं है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक इंटेलिजेंस का टेस्ट है। ठीक है। अब अब हमने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सपोज हमने क्वेश्चन दे दिया 2+2=4। तो अब ये इस तरह का इतना आसान क्वेश्चन है कि इसको हर एक इंडिविजुअल कर सकता है। तो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर नहीं है। ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा कि कौन हाईली इंटेलिजेंट है और कौन बिल्कुल ही इंटेलिजेंट नहीं है। अब सपोज करो हमने एक इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिया कि जिसको क्लास का जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता और जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ा है वो भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। तो उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर नहीं होगी क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा। तो हमारे जो क्वेश्चन है वो ऐसे होने चाहिए तो जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हो। ठीक है। सो इट मस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज हु पोजेस अ ट्रेड एंड दोज हु डोंट। और जो कोई भी आइटम हो उसके अंदर कोई गेस वर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है। एंड इट शुड नॉट प्रेजेंट एनी डिफिकल्टी इन रीडिंग, की रीडिंग के अंदर कोई डिफिकल्टी ना आए, इस तरह का हमें आइटम बनाना है। एंड इट शुड नॉट बी सच दैट मीनिंग इज डिपेंडेंट अपॉन अनदर आइटम और इट कैन बी आंसर्ड बाय रेफरिंग टू अनदर आइटम। कि हमारा जो आइटम है उसका मीनिंग कोई दूसरे आइटम के ऊपर डिपेंड ना करे और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम उस आइटम का आंसर किसी दूसरे आइटम को देख के दे सके। तो हमारे आइटम्स की ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। पहला कि उसको अंदर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ना इजी हो ना बहुत डिफिकल्ट हो। तीसरा कि उसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर हो। चौथा कि उसके अंदर गेस वर्क ना हो। फिर डिफिकल्टी इन रीडिंग नहीं होनी चाहिए और उसका मीनिंग किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और उसका आंसर किसी और आइटम को या क्वेश्चन को देख के हम ना दे सके। इस तरह का हमारे पास आइटम्स होनी चाहिए। अब है डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ आइटम्स। कि मान लो हमारे पास कोई भी टेस्ट है तो उस टेस्ट के अंदर हम कितने आइटम्स इंक्लूड करेंगे, ये भी तो एक क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर क्या है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग दिस। कि हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर मान लो हमें टेस्ट बनाना है तो आपको इतने ही आइटम्स करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।
और प्रीवियस स्टडीज हैव शोन दैट नंबर ऑफ आइटम इज यूजली लिंक्ड विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ द टेस्ट। कि जो पहले स्टडीज हुए उन्होंने क्या इंडिकेट किया कि हमें कितने आइटम्स लेने चाहिए, वो डिपेंड करता है कि हमें कितना रिलायबिलिटी कोफिशिएंट चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। सो स्टडीज हैव रिवील्ड दैट यूजली 25 to 30 dichotomous items are needed to have a reliability coefficient of एज हाई एज 0.80। क्योंकि स्टडीज़ ने ये बताया कि एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, 25 to 30 आइटम्स लेने चाहिए अगर हमें रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इतना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ स्टडीज़ है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतने ही आइटम्स लेने हैं। और एन आइटम राइटर शुड ऑलवेज राइट ऑलमोस्ट ट्वाइस द नंबर ऑफ आइटम्स टू बी रिटेन फाइनली। कि मान लो अगर मेरे को 30 आइटम्स लेने हैं तो मुझे स्टार्टिंग में कितने आइटम्स राइट करने पड़ेंगे, 60 आइटम्स राइट करने पड़ेंगे, क्योंकि हम जब एनालिसिस करेंगे तो कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो हमें डिलीट करने पड़ेंगे। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको जितने भी आइटम्स लेने हैं आप उसका डबल स्टार्टिंग में लो, ठीक है। सो thus if he wants 30 items in the final test he should write 60 items, and in the speed test the number of items to be written is entirely dependent upon the intuitive judgment of the test constructor। और जैसे कि स्पीड टेस्ट होता है तो उसमें वो डिपेंड करता है कि जो एक टेस्ट बना रहा है उसकी जजमेंट पे डिपेंडेंट करता है। तो ऐसा कोई हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इतने आइटम्स ही लेने हैं, और मेनली ये रिकमेंड किया जाता है कि जितने आइटम्स हमको चाहिए हमें उसका डबल लिखना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि आइटम एनालिसिस करने के बाद में हमें कुछ आइटम्स रिमूव करने होंगे और जो मेन इंपॉर्टेंट आइटम्स होंगे उनको ही हम रखेंगे, ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ आइटम्स। तो कितने तरह के हमारे पास आइटम्स होते हैं। सो इन आइटम द आइटम राइटर मस्ट ऑल्सो हैव, यहाँ पे इन नहीं आएगा, एन आएगा, ठीक है। An item writer must also have sufficient knowledge regarding the different forms or types of items as well as the merits and demerits of each item। कि जो आइटम लिखे उसको नॉलेज होनी चाहिए कि किस तरह के हमारे पास आइटम्स होते हैं, कितने टाइप के आइटम्स होते हैं, और उन पर्टिकुलर आइटम टाइप्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह की मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के हम आइटम्स कंसीडर करते हैं, पहला ऐसे आइटम्स और फ्री आंसर आइटम्स, और दूसरा है ऑब्जेक्टिव आइटम्स और न्यू टाइप्स ऑफ आइटम, ठीक है। पहला क्या है हमारे पास, ऐसे आइटम्स और फ्री आंसर आइटम्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव आइटम्स और न्यू टाइप ऑफ आइटम्स, ओके। तो सबसे पहले हम करते हैं ऐसे आइटम और फ्री आंसर आइटम। अब इसका नाम क्या रिकमेंड कर रहा है, जैसे सपोज हमारे पास कुछ ऐसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते थे ना, या जिसमें हमें खुद के अपने बारे में लिखना होता है, ठीक है। जैसे कि पूछ लिया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्या है, ये हमारा एक ऐसे आइटम है, क्योंकि जिसके अंदर हमें खुद अपनी नॉलेज से, कुछ हमारी मेमोरी से, हमारे पास्ट एसोसिएशन से आंसर करना होता है उसको कुछ शब्दों में, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि कितने शब्दों में करना होता है, ये भी डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट आंसर है या लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इसमें ऐसे आइटम में क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन दिया होता है और उसे अपने शब्दों में हमें आंसर करना होता है, उसमें पहले से ही ऑप्शंस नहीं दिए होते और हमें कुछ वर्ड्स का यूज करना होगा उसको आंसर करने के लिए, ठीक है। सो सिंस सच आइटम्स कैन बी आंसर्ड इन वट एवर मैनर वंस लाइक, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्री आंसर आइटम्स, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं कि इनको हम किसी भी तरीके से आंसर कर सकते हैं, तो वी आर फ्रीली टू आंसर इट, ओके। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको फ्री आंसर आइटम्स भी बोलते हैं, और इसको यूज करते हैं जब हमें हायर मेंटल प्रोसेसेस को मेजर करना होता है, ठीक है। सो इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग हायर मेंटल प्रोसेसेस। और इसके भी हमारे पास दो टाइप्स है, एक है शॉर्ट आंसर टाइप और दूसरा है लॉन्ग आंसर टाइप और एक्सटेंडेड आंसर टाइप। यानी इसमें हमारा जो आंसर होगा वो छोटा होगा और इसमें जो आंसर होगा वो हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे आइटम हमें समझ गया कि वी आर फ्री टू आंसर इन वट एवर मैनर वी लाइक, ओके। फिर हमारे पास शॉर्ट आंसर आइटम क्या होगा, वेयर द एग्जामिनर सप्लाइज द आंसर इन 1 or 2 लाइन्स एंड यूजली कंसर्न विद वन सेंट्रल कंसेप्ट। यानी कि इसमें शॉर्ट आंसर नाम जैसे इंडिकेट कर रहा है कि हम 1 या 2 लाइन में इसका आंसर कंप्लीट करेंगे, और मेनली हमारे पास एक ही कंसेप्ट पूछा होता है, ठीक है। जैसे कि इसमें सीधा पूछ लिया कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो इसको हम 1 या 2 लाइन में कंप्लीट कर देंगे। लॉन्ग आंसर
ऐसे आइटम क्या होता है जहाँ पे एग्जामिनी को पूरे सेंटेंसेस, बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है, और इसमें क्या होता है एक से ज़्यादा कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लॉन्ग आंसर ऐसे आइटम बोलते हैं। तो इस जो ऐसे आइटम्स की प्राइमरी मेरिट क्या होगी कि इसमें जो आंसर कर रहा है, जो एग्जामिनी है, वो अपनी खुद की नॉलेज लिख सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसको स्पेसिफिक कुछ लिखना ही है, ऐसा नहीं होता। वो अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है और प्रोड्यूस करता है आंसर को, ठीक है। सो हेंस बेटर इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन, तो हम ज़्यादा अच्छे से उसका मीनिंग और इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या होगी कि मार्किंग इज हाईली अनरिलायबल, कि मार्किंग जो हम करेंगे वो अनरिलायबल होगी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि वो उन्होंने कुछ भी लिखा है, तो हम एक प्रॉपर मार्किंग सिस्टम नहीं होगा उसके लिए, और स्कोरिंग में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी इसकी कुछ डीमेरिट है। फिर सजेशन टू राइट गुड ऐसे आइटम्स, कि मान लो जब हम ऐसे आइटम्स लिखते हैं तो कुछ सजेशन गिवन है, तो हमें कैसे अच्छे ऐसे आइटम्स को लिखना चाहिए। तो उसमें है कि मस्ट कंटेन explicitly defined problems or must contain such problem whose answer are not very wide। जो प्रॉब्लम है हमारी, इसमें ये दिया हुआ है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसको हमें अच्छे से डिफाइन करना होगा। दूसरा क्या है कि हमें ऐसे प्रॉब्लम्स या ऐसे क्वेश्चंस बनाने होंगे जिनका आंसर बहुत ज़्यादा वाइड ना हो। ये ना हो कि हमें सब बहुत कुछ इंक्लूड करना हो और जो आंसर करेगा वो कर ही ना पाए, ठीक है। क्लियर कट डायरेक्शन होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए एग्जामिनी की कि आपको कैसे कैसे इस टेस्ट को कंप्लीट करना है। सफिशिएंट टाइम देना होगा हमें, कि मान लो हम ऐसे आइटम देते हैं जो जिनकी टाइम लिमिट इतनी पर्टिकुलर रिक्वायर्ड है, तो हमें उतने टाइम उनको देना होगा। ये नहीं है कि उसको 20 मिनट लगते हैं, हम 5 मिनट दे रहे हैं उस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आइटम्स आर केयरफुली वर्डेड एंड ऑर्डर सो दैट दे आर इंटरप्रेटेड इन द सेम वे बाय ऑल। जो हम आइटम्स बनाएं उनको केयरफुली हमें अच्छे से उनकी वर्डिंग लिखनी है, अच्छे से उनको ऑर्डर्ड मैनर में लिखना है, ताकि वो सारे जो लोग हैं उनको अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ सजेशंस हैं। फिर आते हैं हमारे पास स्कोरिंग ऑफ ऐसे आइटम्स की, जो ऐसे आइटम्स हैं उनकी स्कोरिंग कैसे करता है। तो इन स्कोरिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ ऐसे आइटम एम्फेसिस शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कि जब भी हम स्कोरिंग करें हमारी किसकी, ऐसे आइटम्स की, तो हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे इतना फोकस नहीं करना, क्योंकि उनके लिए तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप है वो भी हेल्पफुल है। कि मान लो अगर हमें फैक्चुअल नॉलेज ही टेस्ट करनी होती तो हम ऑब्जेक्टिव आइटम्स लगा देते हैं ना। बट हमारे इसमें क्या है, इसमें हमें एक कैसे एक इंडिविजुअल अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को रख पा रहा है, किस तरह से उसकी रीजनिंग है, कैसे वो सोचता है, कैसे वो जजमेंट करता है, उस चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। फिर दो इसमें जर्नल मेथड्स है, पहला सॉर्टिंग मेथड, दूसरा पॉइंट स्कोर मेथड, ठीक है। अब सॉर्टिंग मेथड में क्या होता है कि आंसर शीट ऑफ एग्जामिनी फर्स्ट सॉर्टेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू द फेयरनेस ऑफ द आंसर। कि सपोज करो हमने टेस्ट ले लिए, अब हमारे पास हम क्या करेंगे कि उनको अलग अलग ग्रुप में रख लेंगे जो हमारे टेस्ट है, कि किसने बहुत अच्छा लिखा है, किसने थोड़ा बेटर लिखा है, किसने फिर बिल्कुल ही पुअर आंसर लिखा है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग ग्रुप में सॉर्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि फिर स्कोरर जो होगा वो हर एक जो हम आंसर चेक करेंगे उसको क्या करेगा, उसको वेटेज प्रोवाइड करेगा, कि इसने इस तरह का आंसर लिया है तो उसको कंपेयर करके देखेगा कि जो बेस्ट ग्रुप में जिसने वो आंसर अच्छा लिखा है उससे कंपेयर करके देखेगा, और फिर क्या करेगा, उसको आंसर या उसको स्कोरिंग प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे होता है हमारा सॉर्टिंग मेथड, ठीक है। फिर है हमारे पास पॉइंट स्कोर मेथड। तो इसमें क्या होता है, वेल सूटेड टू स्कोर आंसर ऑफ शॉर्ट ऐसे आइटम्स। तो जो छोटे हमारे पास शॉर्ट आंसर ऐसे आइटम होता है उसके लिए हमारा पॉइंट स्कोर मेथड हेल्पफुल होता है। इसमें क्या होता है कि एक हम ग्रेडिंग की बना लेते हैं जिसमें सारे करेक्ट आंसर होते हैं। मान लो कि फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन था हमारा, तो ये दो से कम लाइन में ही खत्म हो जाएगा कि इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें क्या करता है, प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे हमारा 2 लाइन में कंप्लीट होगा। तो हम ऐसे क्या करेंगे, एक ग्रेडिंग की बना लेंगे जिसमें हमारे करेक्ट आंसर मेंशन होंगे, ठीक है। और वो जो हमारा स्कोरर होगा उसके पास पहले से ही होगा। तो स्कोरर को क्या करना है कि उसको जो आंसर टेस्ट जो जिसने एग्जाम लिया है, जो एग्जामिनी है उसने लिखे हैं, उनको उस ग्रेडिंग की से कंपेयर करना है और असाइन करते जाना है उनको मार्क्स, और उनको स्कोर असाइन कर देना। तो ये होता है हमारा पॉइंट स्कोर मेथड। अब हमने क्या किया, हमने पहला जो हम आइटम्स के टाइप देख रहे थे, है ना, तो आइटम्स के टाइप देख रहे थे, तो उसमें हमारे पास पहला क्या था, ऐसे आइटम्स, ठीक है। अब ऐसे आइटम्स में हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों देख लिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट।
ठीक है। तो इसमें उसकी हमने सजेशन भी कर ली और साथ में हमने क्या किया कि स्कोरिंग मेथड भी कर लिया, जिसमें हमने देखा पॉइंट स्कोर और सॉर्टिंग मेथड। अब दूसरा जो हमारे पास टाइप है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव और न्यू आइटम, ऑब्जेक्टिव एंड न्यू आइटम। ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फिक्स्ड करेक्ट आंसर होगा। उसमें ऐसे आइटम में हम क्या करते हैं कि हम हमारे थॉट्स को लिख सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव और न्यू टाइप आइटम में हमें एक फिक्स्ड आंसर होगा, वही हमें लिखना होता है। तो इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, एक होता है सप्लाई टाइप, एक होता है हमारे पास सिलेक्शन टाइप। अब सप्लाई टाइप में क्या होता है कि जो एग्जामिनी होता है उसको करेक्ट आंसर खुद लिखना होता है, जैसे ऑप्शंस गिवन नहीं होते। जैसे सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इसमें हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे, हमें क्या करना होगा, हमें खुद लिखना होगा कि न्यू दिल्ली। ठीक है। और अगर मान लो हमारे पास सिलेक्शन टाइप है तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास आंसर्स ऑप्शंस दिए होंगे। ठीक है। एग्जामिनी इज टू सेलेक्ट और आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर फ्रॉम अ गिवन फ्यू, कि हमें कुछ दिए होंगे ऑप्शंस, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए तो यही सेम क्वेश्चन व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो हमारे पास नीचे अलग अलग ऑप्शन होंगे कि दिल्ली, गुरुग्राम, ठीक है, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो इसमें से जो बेस्ट करेक्ट आंसर होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन टाइप। फिर हम इन दोनों जो हमने टाइप करे किए हैं उनको हम डिटेल में करेंगे। तो सप्लाई टाइप में क्या होता है कि सप्लाई टाइप में हमारे पास दो कैटेगरीज होती है, पहला अनस्ट्रक्चर्ड शॉर्ट आंसर आइटम, दूसरा कंप्लीशन आइटम और फिल इन आइटम। अब अनस्ट्रक्चर्ड शॉर्ट आंसर आइटम क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया होता है, जो मैंने पूछा था आपको क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन फॉर्म में दिया होता है और फिर लास्ट में जो आंसर है वो हमारा एग्जामिनी राइट करता है। और कंप्लीशन आइटम में जैसे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आते थे ना, ठीक है, वह उस तरह की स्टेटमेंट होती है फिल इन द ब्लैंक्स में, यानी कि डैश इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट मेक्स द फूड, ऐसे करके पूछ दिया तो हम यहाँ पे क्या फिल कर देंगे, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन होता है। तो इसको कंप्लीशन आइटम और फिल आइटम बोलते हैं। ठीक है। फिल आइटम is one which is presented in a form of incomplete statement. The examinee is supposed to complete the statement by supplying the missing word, phrase और number. ठीक है। सो कंप्लीशन आइटम बहुत जगह यूज होता है, जैसे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, अलग अलग जगह इसका हम यूज करते हैं। और कंप्लीशन आइटम की एडवांटेज क्या है कि एग्जामिनी को क्या करना होता है, एग्जामिनी अपनी पास्ट एसोसिएशन को रिकॉल करता है कि जैसे उसने पहले कुछ याद किया होगा तो वो उसके माइंड में बैठ गया होगा, तो उस चीज़ को वो रिकॉल करेगा। और एग्जामिनी को उस सब्जेक्ट की थोरो नॉलेज होनी चाहिए। और कंप्लीशन आइटम की डिसएडवांटेज क्या है कि उसके अंदर हमारी यही है कि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और दूसरा क्या है कि हमारे पास हमें जो लिखने के टाइम पे हमें उसकी अच्छे से ध्यान रखना होगा। और अदरवाइज स्कोरिंग में नॉट बी ऑब्जेक्टिव, कि अगर मान लो हमने कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिख दिया तो वो सही नहीं होगा। और इन राइटिंग कंप्लीशन आइटम कंसीडर फॉलोइंग पॉइंट, कि वो एम्बिगुअस ना हो और कुछ डायरेक्ट हिंट ना मिले हमें। ठीक है। और अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लैंक हमें यूज़ नहीं करना। ये नहीं है कि हमने यहाँ भी ब्लैंक लगा दिया, फिर इज अ डैश, फिर यहाँ पे ब्लैंक लगा दिया, वेयर प्लांट्स मेक, ऐसे करके हमें बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स का यूज़ नहीं करना। तो उसके कारण क्या आएगी, एम्बिग्यूटी होगी, फिर हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आ पाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास एम्बिगुअस ना हो, कि कोई डायरेक्ट हिंट ना मिले और बहुत ज़्यादा ब्लैंक्स का हमें यूज़ नहीं करना। फिर आता है हमारे पास सिलेक्शन टाइप, इधर सिलेक्शन टाइप आएगा। ठीक है। एस पता नहीं कैसे मिसिंग हो गया, सिलेक्शन टाइप। तो एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनी होता है वो करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करता है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हम देख क्या रहे हैं। तो हमने दूसरा किया था ऑब्जेक्टिव आइटम्स, है ना। तो ऑब्जेक्टिव आइटम में एक हमारे पास है, जो पहला है वो है हमारे पास सिलेक्शन, और दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास सप्लाई टाइप। तो हमने सप्लाई टाइप कर लिया और अब हम सिलेक्शन टाइप कर रहे हैं। सप्लाई टाइप में हमने क्या किया था कि एक तो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कंप्लीशन आइटम होता है। और सिलेक्शन टाइप हम कर रहे हैं जिसमें हमें एक आंसर करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना होता है। सो एग्जामिनी इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग द फ्यू गिवन आंसर। इसको साइकोलॉजिकल, सोशल और एजुकेशनल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। तो इसकी कुछ हमारे पास इसके टाइप्स या फॉर्म्स होती है, या इसको हम वेराइटीज़ बोल सकते हैं। तो पहला क्या होता है, टू अल्टरनेटिव आइटम, यानी कि जिसमें हमारे पास दो ही अल्टरनेटिव आइटम्स होते हैं। ठीक है। टू आंसर प्रोवाइडेड, चूज करेक्ट वन, कि इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस गिवन होते हैं।
ठीक है, 2 ऑप्शंस होते हैं और इसमें से क्या होता है, जो करेक्ट होता है उसको हमें चूज करना होता है। और डाइकोटमस फॉर्मेट होता है, और जैसे इसकी 4 सब कैटेगरीज बता रखी है कि जैसे येस नो होता है, तो इनमें से हमें एक चूज करना होता है। ठीक है, सो जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो येस या नो, तो ऐसे हमारे पास 2 ही हमारे पास ऑप्शन है, इनमें से हमें चूज करना होगा, तो हम येस करेंगे। यही सेम ट्रू फॉल्स हो गया, तो और ऐसे ही राइट रॉन्ग करेक्शन फॉर्म, ये सारे हमारी क्या है, ये इसकी कैटेगरीज है। ठीक है, फिर आता है, फिर हमारे पास है कुछ सजेशन, यानी कि इसमें जो स्टेटमेंट हम लिखे वो क्या होनी चाहिए, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, और या तो हमारी स्टेटमेंट एंटायरली ट्रू हो या एंटायरली फॉल्स हो, ऐसे कुछ ना हो कि हमने कुछ ऐसा पार्ट दे दिया जो सही है, कुछ ऐसा दे दिया जो रॉन्ग है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डबल नेगेटिव हमें यूज नहीं करने, डबल नेगेटिव यानी कि बार बार इसमें नो नो नेवर ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। और जैसे मान लो, अगर मान लो कुछ हम स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसकी एग्जैक्ट अथॉरिटी हमें मेंशन करनी होगी। ठीक है, जैसे कोई डेफिनेशंस होती है तो उसकी एग्जैक्ट अथॉरिटी हमें मेंशन करनी होती है। स्पेसिफिक डिटरमाइनर्स लाइक नेवर, नथिंग, ऑलवेज मस्ट बी अवॉइडेड, कि ऐसे जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं ना, जैसे नेवर, नथिंग, ऑलवेज, ऐसे जो स्टेटमेंट्स है, ऐसे जो डिटरमाइनर्स है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और एक फिक्स्ड सीक्वेंस होनी चाहिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट की, मतलब ये ना हो कि हमने ऐसे कर दिया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए। तो जो हमने स्टेटमेंट्स दिए उनको अच्छे से एक सीक्वेंस में हमें लिखना है। और स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम सम बुक और अदर सोर्स शुड बी पैराफ्रेज, कि मान लो हम किसी कोई और बुक से या कहीं और से हम कुछ स्टेटमेंट उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको पैराफ्रेज कर दें, यानी कि अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं उनको। ठीक है, यानी कि कुछ और, जैसे माई नेम इज डैश, तो उसको हम लिख देंगे राम इज माई नेम, ऐसे करके हमें क्या करना है, उसको पैराफ्रेज कर देना है। फिर हमने इसमें देख लिया, हम सिलेक्शन टाइप देख रहे हैं, तो सिलेक्शन में हमने क्या देख लिया, 2 अल्टरनेटिव देख लिया। अब 2 अल्टरनेटिव के बाद में है हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन होता है या एक स्टेम, जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट विच इज जनरली फॉलोड बाय अ सेट ऑफ 3 to 5 आंसर्स और ऑप्शन, की एक हमारे पास स्टेटमेंट होती है और उसके बाद में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। तो एग्जामिनी को क्या करना होता है कि उनमें से जो बेस्ट आंसर है, जिसको हम कीड आंसर भी बोलते हैं, उसको हमें सेलेक्ट करना है, और जो बाकी क्या होते हैं वो हमारे डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। यानी जैसे क्वेश्चन वही सेम, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो मुंबई, न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, और हमारा क्या है, हमारा बेंगलोर, ऐसे हमने कुछ स्टेटमेंट दे दी। तो इसमें क्या है, ये हमारा न्यू दिल्ली हमारा क्या है, ये हमारा बेस्ट या करेक्ट आंसर है, जिसको हम कीड आंसर भी बोल सकते हैं। तो और ये जो बाकी मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलोर, ये क्या है, ये डिस्ट्रैक्टर है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, सो कीपिंग इन द माइंड फॉलोइंग सजेशन, कि हमारे पास कुछ सजेशन दे रखी है जो हमें ध्यान रखनी है, कि जो कीड रिस्पॉन्स हो वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए डिस्ट्रैक्टर से। ठीक है, कि मान लो हम कोई ऐसे क्वेश्चन देखते हैं ना, जैसे हमारे पास MCQs आते हैं जिसमें कोई एक आंसर बहुत छोटा दिया होता है या एक बहुत लंबा आंसर दिया होता है उसमें ऑप्शन, तो हम सोचते हैं ये इतना लंबा क्यों है, तो हम उसी पे टिक कर देते हैं और वो सही निकल जाता है। तो ये क्या है, ये जो फॉर्मेट कर रखा है या जो क्वेश्चन बना रखा है वो सही तरीके से नहीं बना रखा, क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट पता लग रहा है कि ये ऑप्शन ज़्यादा लंबा लग रहा है तो ये ऑप्शन होना चाहिए। तो ये क्या है कि ना बिल्कुल छोटा होना चाहिए कंपेयरिंग टू द डिस्ट्रैक्टर, ना बिल्कुल लंबा होना चाहिए। ठीक है, सो जो कीड रिस्पॉन्स है उसको हम ऐसे नहीं है कि मान लो हर एक में, जैसे पहला हमने न्यू दिल्ली कर दिया, फिर अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी जो हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक हमें रैंडमली कोई भी हम पोजीशन पे हमारा करेक्ट आंसर डाल सकते हैं। सो स्टेम ऑफ द आइटम मस्ट बी रिटन इन अ क्लियर लैंग्वेज, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लियर लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए उसमें। और फोनोलॉजिकल सिमिलैरिटी और क्लैंग एसोसिएशन बिटवीन द स्टेम एंड कीड आंसर मस्ट बी अवॉइडेड। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई क्वेश्चन ऐसे होता है ना कि जिस क्वेश्चन में हमें थोड़ा आंसर का पता लग जाता है, कि मान लो क्वेश्चन में एक हमें कुछ ऐसा वर्ड दे रखा है और वही सेम वर्ड हमारा ऑप्शंस में दे रखा है, तो हम ये सोचते हैं कि ये जो क्वेश्चन में सेम वर्ड दे रखा है वही सेम वर्ड हमारा उसमें ऑप्शन में है, तो इसका आंसर वही होगा जो उस क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। और अल्टरनेटिव मस्ट एंश्योर दैट देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर और बेस्ट आंसर, कि हमें एंश्योर करना है कि जो एक आंसर हो, जो मतलब हमारे ऑप्शंस हो, उसमें से सिर्फ एक ही बेस्ट आंसर हो। ये ना हो कि हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वन करेक्ट और बेस्ट आंसर
होना चाहिए। ओके, फिर आता है हमारे पास मैचिंग आइटम। हमने देख लिया 2 अल्टरनेटिव, फिर हमने एमसीक्यूज, अब हमारे पास है मैचिंग आइटम्स। अब मैचिंग आइटम्स में क्या होता है कि हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं। ऐसे हम छोटे होते थे तो हमारे पास क्वेश्चन आते थे ना, वैसे अभी भी आते हैं। तो हमारे पास जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ होते हैं और उनको क्या करना होता है, हमें मैच करना होता है एक दूसरे से, है ना। यहाँ पे भी कुछ हमारे पास ऑप्शंस दिए होते थे ए और बी करके, ठीक है। तो जो एक साइड कॉलम है उसको दूसरे साइड के कॉलम के साथ हमें मैच करना होता था। सो there are 2 columns, right and left. Item from the left column are to be paired with the items on the right column. यानी कि जो लेफ्ट कॉलम में आइटम्स होते हैं उनको हम राइट कॉलम के आइटम के साथ पेयर करते हैं। और इस जो हमारे मैचिंग आइटम्स होते हैं उनकी वीकनेस क्या है कि नॉट पॉसिबल टू मेजर रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। कि मान लो मैचिंग में हमें दिया होता है कि हमें इनमें से कुछ चूज करना है, तो कई बार नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि हमारा तुक्का लग जाता है, तो वो हमारी रियल अंडरस्टैंडिंग नहीं बताता, ठीक है। इफ एग्जामिनी know all answer except one, if examinee know all answer except one, solve it through elimination। कि मान लो उस जो हमारा क्या होता है कि जो एग्जामिनी है, जो टेस्ट दे रहा है, उसको सारे आंसर पता है पर एक नहीं पता, तो लास्ट में जो बचता है उसका ही आंसर दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इसकी वीकनेस है। नॉट सुटेड व्हेन पर्पस इज टू मेजर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि जब हमें अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन को मेजर करना होता है तो ये सूटेबल नहीं है। तो सजेशन क्या है इसकी कि जो हमारे नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स हो वो ज़्यादा होनी चाहिए। कि मान लो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखें, अगर लेफ्ट साइड में यानी ये फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास 3 हमने क्वेश्चन लिख दिए, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया और ऐसे करके जो साइबर सिटी ऐसे करके हमने कुछ लिख दिया, बट यहाँ पे जो हम लिखें ऑप्शंस थे मैचिंग के लिए वो हमारे स्टेम्स है या जो हमारे क्वेश्चंस है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि एटलीस्ट 5 या 6 हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए ताकि एक इंडिविजुअल की रियल अंडरस्टैंडिंग हम समझ सके, ठीक है। होता मुश्किल है क्योंकि हमारे पास मैचिंग होता है तो उनमें से ही कुछ चूज करना होता है। सो कंटेन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ मैचिंग। कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन भी मेंशन होनी चाहिए। जो सेट ऑफ स्टेम्स है एंड सेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शन है उनको हमें सिमिलर मैनर में राइट करना होगा, ठीक है। नेचर ऑफ स्टेम एंड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शन मस्ट बी नाइदर टू शॉर्ट नॉट टू लॉन्ग। कि ये नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा, कुछ हमने बहुत ज़्यादा लंबे लिख दिए, कुछ हमने बहुत ज़्यादा छोटे लिख दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये कुछ सजेशन है जो हमें ध्यान रखना है। फिर आता है कि आइटम राइटिंग में क्या क्या होता है। तो आइटम राइटिंग में हमें जो भी हम मेजर करते हैं उसको हमें क्लियरली डिफाइन करना है, ठीक है। तो पहला क्या है कि हमें क्लियरली डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्या है कि हमें एक आइटम पूल बना के रखना है, यानी कि बहुत सारे आइटम्स बनाने हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, हमें एक आइटम पूल बनाना होता है। फिर क्या है कि जो हमारा जो एक्सेप्शनली लॉन्ग आइटम्स है उनको हमें अवॉइड करना है। और कीप द लेवल ऑफ रेटिंग डिफिकल्टी अप्रोप्रिएट फॉर दोज हु विल कंप्लीट द टेस्ट। कि जो हमारा टेस्ट कर रहे हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट लेवल की डिफिकल्टी होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड डबल बैरल आइटम दैट कैन कन्वे 2 और मोर आइडियाज एट द सेम टाइम। कि हमें इस तरह के आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए जो एक बार में क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा आइडियाज़ को एक साथ कन्वे कर रहे हैं। तो ऐसे आइटम्स को हमें अवॉइड करना है क्योंकि उससे फिर आंसर हमारा सही नहीं आएगा। हमें कोशिश करना है कि हम जो पॉजिटिव और नेगेटिवली वर्डेड आइटम्स हैं उनको मिक्स करें, ठीक है। एंड व्हेन राइटिंग टेस्ट आइटम यू नीड टू बी सेंसिटिव टू द कल्चरल एंड एथनिक डिफरेंसेस। कि किस तरह के कल्चर के लोगों के लिए हम जो टेस्ट बना रहे हैं उसके बारे में हमें ध्यान रखना है और उसको ध्यान में रखते ही हमें आइटम्स बनाने हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।